हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई एम योर फिजिक्स टीचर आकिल सर। ठीक है, यू ऑल आर वेलकम इन एम ए फिजिक्स अकेडमी। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द लास्ट लेक्चर हम लोग जो डिस्कस किए थे दोस्तों, वो था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टी। मैं आपको एक वन शॉर्ट रिवीजन उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पे दे रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली पिक्टोरियल व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था। पिक्टोरियल व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था दोस्तों, या फिर आप ऐसे कह सकते हो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपको ड्रॉ करना है तो ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका है उस फील्ड में आप पॉजिटिव चार्ज को रखो। वो पॉजिटिव चार्ज जो पाथ को ट्रेस करेगा ना, पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा दोस्तों। वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व्ड होगा, वो कुछ भी हो सकता है, कैसा भी लाइन हो सकता है दोस्तों। ठीक है, और इसका हम लोग कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे। क्या पढ़े थे दोस्तों? प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड का 6-7 प्रॉपर्टीज था, तो वन बाय वन मैं सारे प्रॉपर्टीज को आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों। पहला प्रॉपर्टी था दोस्तों कि ये ऑरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज से। कहाँ से ऑरिजिनेट होता है दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज से। और टर्मिनेट कहाँ होता है? इन्फिनाइट पर। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों, ये इन्फिनाइट से ऑरिजिनेट हो रहा था और टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा था? नेगेटिव चार्ज। अगर आप इन्फिनाइट को छोड़ दो तो एक चीज़ याद रखिएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगला दोस्तों इसका प्रॉपर्टीज था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर। क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोस्तों कट कर दिया तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर जो टेंजेंट खींचते हैं, वो टेंजेंट किस इसका डायरेक्शन देता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड का, या फिर आप कह सकते हैं फोर्स का। ठीक है दोस्तों, तो देखो जैसे मान लो जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट करता है, उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन मिल जाएगा ना। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज नॉट पॉसिबल कि किसी वेक्टर क्वांटिटी का एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगी, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो एक चीज याद रखिए, क्या क्या प्रॉपर्टी आपको है। एक तो ये ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव चार्ज। दूसरा, टू लाइन्स नेवर कट ईच अदर। ठीक है, तीसरा दोस्तों, टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। एक्चुअली ये थोड़ा पहले आना चाहिए था, मैं 30 बोल रहा हूँ। टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसीलिए इसको हम लोग ना लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ही बोलते हैं दोस्त, है ना। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ही बोला जाता है, इसी कारण से बोला जाता है इसको, क्योंकि ये फोर्स का भी डायरेक्शन देता है। ठीक है, अगला था दोस्तों कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डेंसिटी ज़्यादा होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। ओके, अच्छा, अगला था दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होता है ना, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। सपोज करो कि Q1 चार्ज है, ठीक है, और ये सपोज करो Q2 चार्ज है। मान लो यहाँ पे इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बना दोस्त, ये दोनों चार्ज के कारण है। ऐसा नहीं कि इसके कारण आप अलग से बनाए और इसके कारण आप अलग से बनाए, नहीं, ये दोनों चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये यहाँ पे अगर आप निकालते हो इसका डायरेक्शन कुछ टेंजेंट की तरफ होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये जो हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ Q2 के कारण या Q1 के कारण, ये दोनों के कारण यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है रिप्रेजेंट करता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगला पॉइंट था दोस्तों इसमें कि अगर सपोज करो 2 कूलम चार्ज से 2 लाइन्स निकल रहा है, ठीक है, तो 4 कूलम चार्ज से 4 लाइन निकलेगा दोस्तों। ठीक है, उसी तरह 10 कूलम चार्ज से 20 लाइन निकलेगा। सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया, फिर से बोलता हूँ। अगर सपोज करो 1 कूलम चार्ज से 2 लाइन निकल रहा है, तो 2 कूलम चार्ज से कितना लाइन निकलेगा? 4 लाइन। ठीक है, और 10 कूलम चार्ज से कितना लाइन निकलेगा दोस्तों? 20 लाइन। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि नंबर ऑफ लाइन्स ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। ठीक है, जिस प्रोपोर्शन में मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उस प्रोपोर्शन में लाइन ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, पॉजिटिव होगा तो ऑरिजिनेटिंग होगा और नेगेटिव होगा तो टर्मिनेट, वहाँ पे खत्म होगा लाइन्स। उस पर डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर। ठीक है, अगला पॉइंट था इसमें दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। नेवर एग्जिस्ट इन, मैं ये सब सारा चीज आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। अच्छा देखो, अगर ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट कर जाता है, सपोज करो क्लोज लूप में एग्जिस्ट कर गया, ठीक है, तो क्या होता है कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स दोस्तों। ठीक है, तो आप क्या करो, एक पॉइंट चार्ज को लो, ठीक है, और इस सर्कल में पूरा एक चक्कर लगाओ, पूरा क्या करो, एक चक्कर लगाओ। तो देखो यहाँ से चलो, तो यहाँ से चलोगे दोस्तों, तो देखो QE फोर्स टेंजेंशियल लगेगा, हर पॉइंट पे QE फोर्स कितना लगेगा? टेंजेंशियल ना।
पूरा एक चक्कर लगाओगे तो क्यू ई फोर्स क्या कितना लगेगा, टेंजेंशियल। क्यू ई फोर्स कितना लगेगा दोस्त, टेंजेंशियल। लगेगा कि नहीं लगेगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंशियल दोस्तों। देखो क्यू ई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमेशा कितना है, 0 डिग्री है कि नहीं है। तो जैसे आप वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा अपना क्यू ई फोर्स, ठीक है, इनटू, देखो इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ना, अरे क्यू ई के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट, देखो 2 पाई आर, देखो पूरा पूरा एक चक्कर। आप ऐसे बोल सर डिस्प्लेसमेंट तो 0 है सर, नहीं 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 नहीं, नहीं। एक्चुअली देखो जैसे मान लो फ्रिक्शन के कारण लिखते हैं तो फ्रिक्शन के कारण क्या लिखते हैं, 0 डिस्प्लेसमेंट लिखते पूरा एक चक्कर में, नहीं ना, 2 पाई आर लिखते ना, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम होता है, मतलब अपोजिट में था दोस्तों। तो यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे देखिए क्यू ई के द्वारा जो फोर्स लग रहा है आपका, क्यू ई वाला जो फोर्स आपका यहाँ 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 लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है दोस्तों, सेम। तो देखो क्यू ई इंटू 2 पाई आर इंटू कॉस कितना होगा, 0 डिग्री। तो आप देख लो ये 1 हो गया आपका, है ना, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका वर्कडन क्यू ई इंटू 2 पाई आर। बट वर्कडन को 0 आना चाहिए था ना, बट वर्कडन तो 0 आया नहीं एक साइकिल में, तो इसलिए कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। क्या ये पॉइंट क्लियर है अच्छे से? नहीं है तो दोस्तों आप कमेंट में फिर से पूछो, मैं फिर से बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो इस आज के लेक्चर में हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ पढ़ते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपको डिफरेंट सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना सिखाया था। जैसे सपोज करो कि 3 पॉइंट चार्ज है, क्या है दोस्तों, 3 पॉइंट चार्ज है जो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, लाइक दिस, ऐसा देख लो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है दोस्त, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है दोस्तों, और यहाँ पे भी मान लो पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों, ठीक है। आपको बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना बड़ा इजी काम है दोस्तों। पॉजिटिव चार्ज से तो ऑरिजिनेट होता है ना, और टर्मिनेट कहाँ पे होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, ये ऐसे घुसेगा इसमें, है ना, बोलो बोलो, ये कुछ इस तरह का जाएगा इसमें, जाएगा कि नहीं जाएगा। पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, निकलता है, ये पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज में घुसता है दोस्तों। अच्छा, इस दोनों में क्या होगा दोस्त, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट, रिपेल करता है ना दोस्त, पॉजिटिव में, तो इस तरह से जाएगा इसमें, समझ रहे हैं ऐसा क्यों बना है। क्या आपको अच्छे से बातें क्लियर है दोस्तों। ये होगा आपका किसी भी 3 चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट बात क्या करते हैं, देखो नेक्स्ट में कुछ नोटेशन है जो आपको याद रखना चाहिए मेरे ख्याल से। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, पैरेलल लाइन, क्या हो दोस्त, पैरेलल लाइन। इसको किसको डिनोट करते हैं इससे दोस्त, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से दिखाते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है कि इसमें हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाते हैं दोस्तों, इस तरीके से, देखो इसको किससे दिखाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ऐसा क्यों है, बोलो, ऐसा इसलिए दोस्तों, देखो डेंसिटी यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे लाइन का डेंसिटी डिफरेंस है, और यहाँ पे हर पॉइंट पर डेंसिटी क्या है, सेम है दोस्तों। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे सपोज करो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे भी दिखा सकते हो दोस्तों, जैसे मान लो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से दिखा सकते हैं आप। देखो हर पॉइंट पे क्या है, देखो दोस्तों, आप यहाँ पे देखो अलग डेंसिटी, यहाँ पे देखो अलग डेंसिटी, यहाँ पे देखो अलग, यहाँ पे अलग। आप इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी को दिखा सकते हो। वैसे हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं और यूनिफॉर्म को इस तरीके से दिखाते हैं। ये बातें आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, ये तरीका होता है। नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। कैसे कि कोई डेंसिटी डिफरेंस कर दो भाई, पता चलेगा नॉन यूनिफॉर्म है कि यूनिफॉर्म है। क्या अच्छे से बातें क्लियर है, बोलो, सब बोलो दोस्तों। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स आपको बिल्कुल टफ नहीं लगना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ही टफ नहीं लगना चाहिए फिजिक्स दोस्त। फिजिक्स यार सबसे इजी सब्जेक्ट है यार आप लोगों के लिए। आप लोग कोर्स में सबसे इजी सब्जेक्ट फिजिक्स होता है, पता नहीं फिर भी आप लोग फिजिक्स को क्यों टफ मानते हो यार, आई डोंट नो, ठीक है। यार फिजिक्स में एक और मज़ा आ गया ना दोस्तों,
मतलब उसके बाद तो इसमें मतलब आपको आदत लग जाएगा। ये एडिक्शन की तरह होता है दोस्त। आप देखोगे कि किसी बच्चा, कोई बच्चे को देखते हो वो सिर्फ फिजिक्स पढ़ता रहता है, फिजिक्स में बहुत तेज होगा और सब सब्जेक्ट में वो एकदम जीरो हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स में नशा ही इस तरीके का है दोस्त। ठीक है, तो सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ मी। और आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना है अभी, क्योंकि आपको रिसर्च नहीं करना है किसी भी एक सब्जेक्ट पे, आपको मेडिकल निकालना है। और मेडिकल निकालने के लिए आपको तीनों सब्जेक्ट दोस्तों इक्वली अच्छे से मतलब कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बायोलॉजी बहुत जानते हो फिजिक्स मत जानो, ये भी तो नहीं कर सकते हो ना यार आप। या आप केमिस्ट्री फिजिक्स जानते हो बायोलॉजी मत जानो, सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। सिलेक्शन के लिए तीनों सब्जेक्ट बैलेंस्ड वे में होना चाहिए आपको। आप कम से कम फिजिक्स में भी 120+ नंबर लाना सीखो। ठीक है, बायोलॉजी में 300+ नंबर लाना सीखिए, केमिस्ट्री में 140+ नंबर लाने के लिए एकदम अप्रोच करो यार। जितना मेहनत हो सकता है कीजिए, बट इस नंबर को हमेशा अप्रोच करने की कोशिश करना। बायो में 300+, केमिस्ट्री में 140+, और आपका मैं नीट का बात कर रहा हूँ, ठीक है, और आपका फिजिक्स में 120+। ओके दोस्तों, देखो जेई में क्या होता है ना कि जेई में तो वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि उस साल पेपर किस तरह से सेट हुआ दोस्तों। जेई का कट उतना हाई नहीं जाता है, तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए दोस्तों। बट आपका फिजिक्स बेस्ट होना चाहिए। जेई वाले का तो फिजिक्स एकदम फारू होना चाहिए यार। आगे आपको फिजिक्स ही पढ़ना है। आगे क्या पढ़ना है दोस्तों? फिजिक्स। अगला जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों वो होगा आपका मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज पार्टिकल माय डियर अगर उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो उस पर उसका मोशन किस तरीके का होगा, मैं उस पर डिस्कशन कर रहा हूँ। फिर से देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा फील्ड पढ़ रहा हूँ मैं? यूनिफॉर्म। तो देखो यहाँ पे मान लो ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको हम सिंबल बता दिए किस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज रखा हो क्यू मास एम चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, तो बताओ इसमें फोर्स किधर लगेगा? अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स किधर लगेगा? फील्ड के डायरेक्शन में। मान लो ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना ई है। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अपना फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अपना क्या लगेगा दोस्तों? फोर्स। तो देखो, तो ये खैर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा? सब इधर लगेगा। फोर्स का वैल्यू कितना होगा दोस्त? क्यू ई। फोर्स का वैल्यू क्या होगा? क्यू ई। तो आप जानते हैं अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी भी चार्ज पार्टिकल में फोर्स कितना होगा? फोर्स हो जाएगा क्यू इंटू ई। अच्छा, ई तो कांस्टेंट है आपका, चार्ज कांस्टेंट, तो फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट। तो दोस्तों एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन हो जाएगा क्यू ई, अरे फोर्स अपॉन मास यार, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ये बराबर क्या होगा? कांस्टेंट। तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सीलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट। अब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो आप 3 फॉर्मूला पढ़े हुए थे ना, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो 3 फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़े थे। क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी, ये वैलिड है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या था दोस्तों? s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, ये भी यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला क्या था दोस्तों? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये वैलिड है। बट यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना पुट करना? क्यू ई अपॉन एम, क्यू ई अपॉन एम। अच्छा, जब आपको बोलेगा जी कंसीडर करने के लिए तो जी कंसीडर कर लेना, जब नहीं बोलेगा जी कंसीडर करने के लिए तो मत करना। ठीक है, अब बात होता है दोस्तों कि मान लो कहीं पे फोर्स कांस्टेंट है या फिर एक्सेलरेशन फोर्स कांस्टेंट या मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो मोशन का पाथ कैसा होता है दोस्तों? जब फोर्स कांस्टेंट होगा तो मोशन का पाथ कैसा होगा, मैं उस पर डिस्कशन करता हूँ। पाथ ऑफ मोशन, पाथ ऑफ मोशन व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट फोर्स है ना, तो पाथ कैसा हो सकता है दोस्त? याद रखना, जब भी कांस्टेंट फोर्स या एक्सेलरेशन हो तो पाथ सिर्फ 2 ही पॉसिबल है। कितना है? 2। जैसे देखो, मैं आपको इस एग्जाम्पल से नहीं, आपको प्रीवियस मैकेनिक्स एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे देखो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होता है किसी बॉडी पे जो अर्थ के आसपास में लगता है, वो क्या होता है? कांस्टेंट mg। उसके द्वारा माय डियर कोई भी ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा जो पाथ ऑफ मोशन जो होता है वो कितना टाइप हो सकता है? जैसे मान लो इसको देखो, इसको आप यहाँ से छोड़ोगे तो नीचे गिरेगा ना, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा,
करेगा कि नहीं करेगा दोस्तों? बोलो बोलो। ये अंडर मोशन ग्रेविटी का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसको छोड़ोगे तो स्ट्रेट लाइन पाथ लिया ना, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको ऊपर फेंके तो तब भी स्ट्रेट लाइन पाथ लेगा। अगर दोस्तों आप इसको अगर ऐसे फेंके, कुछ एंगल में फेंके आप ऐसे, तो कैसा पाथ लेगा दोस्तों? पैराबोला। अरे प्रोजेक्टाइल मोशन तो यही था ना, ये भी तो कुछ उसी तरह का दोस्त होगा ना। बोलो बोलो। तो याद रखना, अगर जैसे देखो चार्ज पार्टिकल आप यहाँ पे जीरो स्पीड से दे करके छोड़ दो, जीरो स्पीड दे करके छोड़ दो, तो वो कैसा मोशन करेगा? इधर फोर्स लगेगा, इधर ही एक्सीलरेशन आएगा, तो स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। सपोज करो कि आप है ना यू स्पीड दो, कितना स्पीड दो? यू स्पीड दो, और इधर फेंको, किधर फेंको? इधर यू स्पीड दे दो, क्या होगा? फोर्स इधर लग रहा है तो इधर डीएक्सेलेरेट होते तो पहले जीरो होगा, फिर इधर चलना चालू हो जाएगा, तभी पाथ स्ट्रेट लाइन हुआ ना। बोलो बोलो दोस्तों। अच्छा, आप क्या करो कि यू स्पीड से अब इस डायरेक्शन में फेंको, ठीक है, तभी पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अरे बोलो, यहाँ पे और कोई दूसरा फील्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का बात हो रहा है। अगर इधर फेंकोगे तो क्या होगा? तब भी स्ट्रेट लाइन होगा, मोशन, पाथ ऑफ मोशन दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब इतना ही है दोस्तों, जब u का वैल्यू जीरो क्या हो दोस्त? देखो, जब क्या हो, चार्ज पार्टिकल में u का वैल्यू क्या हो? जीरो, या u इज इन द डायरेक्शन ऑफ e और इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ e, जब व्हेन दोस्तों u इक्वल टू जीरो हो, या फिर u इज इन द डायरेक्शन ऑफ e और इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ e, देन पाथ कैसा लिखोगे दोस्त? देखो इस केस में पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा पाथ होगा? पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होगा दोस्तों? स्ट्रेट लाइन। पाथ, देन पाथ इज स्ट्रेट लाइन। नहीं समझे मेरी बातें? क्या दोस्तों अच्छे से क्लियर है? गुड। अच्छा देखो, अगर सपोज करो कि चार्ज पार्टिकल इस तरीके से, आप इस बार क्या कर रहे हो? जीरो वेलोसिटी देके इसको नहीं छोड़ रहे हो दोस्त, आप इसको जीरो स्पीड दे करके नहीं छोड़ रहे हो, या आप इसको ई के डायरेक्शन में आप इसको स्पीड नहीं दे रहे हो, या ई की अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड नहीं दे रहे हो। इससे सपोज करो कि कुछ एंगल में मान लो कि उसको परपेंडिकुलर छोड़ रहे हैं आप। कैसा छोड़ रहे हो? जैसे यहाँ पर देखो, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे सुनाता हूँ आपको। देखो, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ होता है ना, mg। जैसे आप लोग कोई चीज़ को फेंकते हो ऐसे ऊपर में, तो ये कैसे गिरता है? ऐसे। देखो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखो, तो फोर्स और स्पीड के बीच का एंगल अगर देखो अदर देन 0 या 180 हो, देखो पाथ कैसा हो? पैराबोलिक हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह यहाँ पे देखो दोस्तों, इफ एंगल बिटवीन u एंड e इज अदर देन 0 और 180, देखो if angle between u and e is other than 0 degree or 180 degree, path is parabolic। क्या मेरी बातें क्लियर है दोस्तों? तो पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। नहीं समझ में आया? चलो मैं इसको थोड़ा सा डिस्कशन अभी कर रहा हूँ। पहले आप इस पॉइंट को देखो, क्या आप ये समझ में आया? तो जब भी किसी पार्टिकल को दोस्तों ई के डायरेक्शन में आप स्पीड दो, या ई के अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड दो, ई के डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड दो, या फिर ई के अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड दो, ठीक है। आप फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स निकल गया, एक्सीलरेशन निकल गया दोस्तों, एक्सीलरेशन क्या होगा? निकल गया। आप अब ये तीनों फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सपोज करो कि आप किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे छोड़ दिया, इनिशियली स्पीड यू था, या जीरो था, या यू था, आपसे पूछा टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यार बता सकते हो ना, एज पर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या डालेंगे हम लोग? ए का वैल्यू ये डालेंगे। क्या बता सकते हो या नहीं बता सकते हो यार? क्या बता सकते हैं कि इतना डिस्टेंस, मान लो डिस्टेंस दे दिया, इतना डिस्टेंस कितना देर में चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करेगा? क्या बता सकते हो? कैसे? एज पर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या बता सकते हैं कि टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगा उस चार्ज पार्टिकल का? क्या लगाओगे? वी बार यू प्लस ए टी। अरे कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आप मैकेनिक्स को यूज करिए और इजीली सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इसलिए यू सॉल्व कर दोगे आप, इसमें कुछ है ही नहीं। अब देखो हम लोग इस पर आते हैं। क्या ये बातें अच्छे से क्लियर है दोस्तों? एक क्वेश्चन मैं ले लूंगा वैसे उसमें। चलो अब मैं आता हूँ पैराबोलिक मोशन पे। किस पर आता हूँ दोस्त? पैराबोलिक पाथ पर। देखो कैसे पैराबोलिक पाथ हुआ दोस्तों, एकदम सब देखेंगे। देखो
मैं आपको ग्रेविटेशन समझाया था, अब इससे समझा रहा हूँ। किससे समझा रहा हूँ? इससे। सपोज करो कि कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से है दोस्तों, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, आप यहां से कोई चार्ज पार्टिकल q मास m को u स्पीड से फेंके। कितना स्पीड से फेंके? u स्पीड से। तो आप जानते हैं जैसे आप u स्पीड से इसको फेंके, जैसे ही आप इसको u स्पीड से यहाँ पे आप फेंके, q चार्ज q मास m, तो आप जानते हो इस चार्ज पार्टिकल पे दोस्तों फोर्स कितना लगेगा? q वाला फोर्स इधर लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो एक्सीलरेशन कितना लगेगा? q बाई m नीचे। एक्सीलरेशन डायरेक्शन तो यही होगा इस चार्ज पार्टिकल पे ना। एक्सीलरेशन बराबर कितना होगा? q e अपॉन m होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो, होगा। तो दोस्तों ये पार्टिकल कैसे कैसे चले? क्या ऐसे मोशन करेगा? नहीं। कैसा मोशन करेगा? ये मोशन इस तरह से भी इस तरह से करेगा ना। अरे यार एक्सीलरेशन इधर है तो ये पार्टिकल इधर की तरफ जाएगा ना, तो ये पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। पैराबोलिक। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर कांस्टेंट फोर्स हो, कैसा फोर्स हो? कांस्टेंट फोर्स हो, और स्पीड और इस वेलोसिटी और फोर्स के बीच का डायरेक्शन अदर देन 0 डिग्री और 180 डिग्री हो, तो पाथ जो होता है पैराबोलिक होता है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। मैं क्या कौन सा पॉइंट बोला आपको? इफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड फोर्स कांस्टेंट फोर्स इज अदर देन 0 डिग्री और 180 डिग्री, पाथ इज पैराबोलिक। पाथ इज पैराबोलिक। अगर 0 और 180 डिग्री हुआ तो पाथ इज स्ट्रेट लाइन। ये मैकेनिक्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है। ये क्या है दोस्तों? मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूं यार मैं। क्या पढ़ा रहा हूं? मैकेनिक्स। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह बनेगा। अब ये किसकी तरह बनेगा दोस्तों? प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि सपोज करो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से है, देखो इस तरीके से है, देखना सब अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरीके से। आप यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज दोस्तों? कोई निगेटिव चार्ज ली, निगेटिव चार्ज मास m, मास m। अब बताओ इसमें आप इधर इसको u स्पीड दिए, कितना स्पीड दिए दोस्तों? u स्पीड देकर के छोड़ दिया, तो बताओ इसका पाथ कौन सा होगा? मैं कुछ पाथ इसका ड्रॉ कर दे रहा हूं, आपको बताना कौन सा पाथ सही है इसका। क्या ये इधर जाएगा? क्या ये ऐसे जाएगा? अच्छा क्या ये ऐसे जाएगा? क्या ये ऐसे जाएगा? ठीक है, ये पाथ 1 2 3 4। बता दो ये चार्ज पार्टिकल कौन सा पाथ लेगा? ये चार्ज पार्टिकल कौन सा? एकदम कमेंट में बताना। कमेंट वाला एकदम क्वेश्चन है तो गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ गया। आपको बताना ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल कौन सा पाथ लेगा? ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ या ये वाला पाथ? ठीक है, बट एक चीज याद रखना, जैसे मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो आपका जी ऐसे होता है ना, होता है कि नहीं होता है? अगर मान लो किसी हाइट से आप मान लो ये कोई मीनार है, यहां से आप कोई चीज को फेंके तो ये कैसे जाता है? ऐसे गिरता है या फिर ऐसे गिरता है? बोलो बोलो, ये ऐसे गिरता है ना कि ऐसे गिरता है? ऐसे नहीं, पीछे की तरफ नहीं आता है, तो ये ऐसे गिरता है दोस्तों। तो इस कंसेप्ट का थोड़ा सा मदद लेना, ठीक है। और इसमें बताना कौन सा पाथ होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब देखो आप जैसे आप प्रोजेक्टाइल में आ गए, किसमें आ गए? प्रोजेक्टाइल। तो आप अब इसमें हर कोई बता सकते हो दोस्तों। आपको याद होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, किसमें जी? प्रोजेक्टाइल मोशन में सपोज करो कोई प्रोजेक्टाइल को आप u स्पीड से फेंके एट एन एंगल थीटा, तो ये ऐसे गिरता था, ये आपका h होता था, ये आपका रेंज होता था, कुछ कुछ याद है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता था? 2u साइन थीटा अपॉन g। याद होगा तो आपको अच्छे से इसमें यूज कर सकते हैं। इस तरह में इसे प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। अच्छा इसमें रेंज कितना आता था? ये ओरिजेंटल रेंज यहाँ से यहाँ तक कितना आता था दोस्तों? बोलोगे u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अच्छा ये मैक्सिमम हाइट कितना था दोस्तों? ये वाला हाइट जो अचीव हुआ ये आता था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एक बात बताओ, मान लो कि यहाँ पे सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड था, कैसा था दोस्त? ये ग्रेविटेशन फील्ड नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसे, मतलब नीचे की तरफ था, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड था। ये इस पर चार्ज q था, मास m था, और आपको बोला क्या कि इस तरह का पाथ ड्रॉ लिया, तो बताओ किसका रेंज कितना होगा? तो रेंज कैसे निकालेंगे दोस्तों? इसमें g की जगह पे क्या डाल दोगे आप? देखो सारा प्रोसीजर तो वही होगा ना कि इसको कंपोनेंट तो u साइन थीटा, u कॉस थीटा, सॉरी u कॉस थीटा, u साइन थीटा, और तरीका क्या होगा? सेम जो लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में करते हैं दोस्तों, दोनों कंपोनेंट तोड़ के x और y को अलग अलग डायरेक्शन में ऑपरेट करते थे।
ठीक है। इसमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे यहाँ से यहाँ तक कब आके गिरेगा, तो तरीका क्या होगा, 2u sin थीटा अपॉन जी। ये जी के जगह क्या पुट करोगे, इसमें एक्सेलेरेशन कितना है, QE अपॉन एम, तो ये वाला एक्सेलेरेशन पुट कर देना दोस्तों यहाँ पे रेंज में ये वाला एक्सेलेरेशन पुट करना। सिर्फ अगर सपोज करो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर कर रहा है, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों को कंसीडर कर रहा है दोस्तों, तो G प्लस QE अपॉन एम पुट करना, G प्लस QE अपॉन एम। यहाँ पे भी H निकालने में ये काम कर लेना। क्या मेरी बातें क्लियर है, क्या आपको अच्छे से क्लियर हुआ ये चीज़, बोलो बोलो दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया। कुछ हम लोग इस पर क्वेश्चंस करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों पहले, और इसको पहले आप लोग लिख लो अच्छे से। और दोस्तों इसमें जो लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चंस होगा, देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चंस, मैं आपको ऐसे फिगर में बता दे रहा हूँ। मान लो 2 इन्फिनाइट प्लेट है, क्या है दोस्तों, 2 इन्फिनाइट प्लेट है, एक पर सपोज करो कि पॉजिटिव चार्ज है, क्या है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दूसरे पर यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक पर सिग्मा कूलम पर मीटर है, दूसरे पर माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर है, ठीक है। नेगेटिव वाले प्लेट पे माइटर एक इलेक्ट्रॉन है फ्री, ये ठीक है, यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, और पॉजिटिव वाले प्लेट से एक प्रोटॉन को रिलीज कर रहे हैं, प्रोटॉन को यहाँ से क्या कर रहे हैं दोस्तों, रिलीज, दोनों को यहाँ से रिलीज किया जा रहा है, यहाँ से एक प्रोटॉन इसे जस्ट ऊपर से छोड़ा जा रहा है, इससे जस्ट नीचे से छोड़ा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इस दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस आपको लेना है d, कितना लेना है दोस्तों, d, कितना लेना है दोस्तों, d। क्या मेरी बातें क्लियर है, गुड। अब देखो आपको बोला क्या कि विच ऑफ द पार्टिकल विल कोलाइड फर्स्ट, देखो ये इधर चलेगा, ऑब्वियस ही बात है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा आप हमको बताना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो ये है दोस्तों, है कि नहीं है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको, इस पर किधर फोर्स लगेगा, अपोजिट में इधर फोर्स लगेगा, और इस पर इधर, तो ये पार्टिकल इसके तरफ चलेगा, इस प्लेट की तरफ, और ये वाला पॉजिटिव प्रोटॉन किधर चलेगा, इधर। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, विच है ना पार्टिकल कोलाइड फर्स्ट, पहले कौन कोलाइड करेगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, दिस इज आवर क्वेश्चन। और क्या पूछा, एंड ऑल्सो फाइंड रेशियो ऑफ टाइम, दोनों के टाइम टेकन का रेशियो भी निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है, रेशियो। तरीका बड़ा सिंपल है, देखो आप जानते हैं इसके कारण जो होगा, किसी पॉइंट मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो इस पॉइंट के कारण इधर कितना होगा दोस्त, कितना होगा बोलो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अच्छा, इसके कारण, और इसके कारण किधर होगा, इसके कारण भी इधर ही होगा, और इसका वैल्यू कितना होगा दोस्तों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया इस दोनों प्लेट के बीच में दोस्तों, ई का वैल्यू हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो गया ये, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, क्या हो गया, जो कि यूनिफॉर्म है यहाँ से यहाँ तक में। ओके दोस्तों, तो बताओ इस प्रोटॉन पे या फिर इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों चार्ज कितना होता है, ई, चार्ज कितना होता है दोस्तों, ई, तो दोस्त फोर्स दोनों पे कितना होगा, फोर्स होगा ई चार्ज इंटू कैपिटल ई का वैल्यू ये है, पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सीलरेशन अगर निकालोगे, एक्सीलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास, होता है कि नहीं होता है। तो एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे दोस्तों, क्या निकालोगे, इलेक्ट्रॉन, तो एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, फोर्स कितना इलेक्ट्रॉन पे, ई अपॉन ई, अरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना होगा दोस्तों, फोर्स ये है ई इंटू ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, है या नहीं है, बोलो बोलो, ठीक है दोस्तों। तो देखो किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है दोस्तों, देखो ऊपर वाला टर्म सेम है दोनों में, है कि नहीं है, ऊपर वाला टर्म सेम है दोनों में। तो अब ऊपर वाला टर्म सेम, देखो नीचे में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या, मास ऑफ प्रोटॉन। आप जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है दोस्त, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, होता है कि नहीं होता है। और ये कितना होता है दोस्तों, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, यही होता है ना सर, बोलो हाँ।
देखो आप देखते हैं मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इसका मतलब क्या हो दोस्त, मास ऑफ प्रोटॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो बता दो इसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है, इसका एक्सेलरेशन बहुत कम है, तो सबसे पहले कौन 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 आएगा, ये इस प्लेट पे पहुंचेगा कि नहीं, ये वाला इस प्लेट पे पहुंचेगा, तो बता दो कौन पहुंचेगा दोस्तों, किसमें टाइम सबसे कम लगेगा, सबसे जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा टाइम उसको सबसे कम लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का टाइम सबसे कम लगेगा ना। तो इसका मतलब क्या हो दोस्त, इलेक्ट्रॉन है ना विल कोलाइड फर्स्ट, सिंपल सा था, कुछ था ही नहीं इसमें। क्या मेरी बातें क्लियर है दोस्तों, गुड। अच्छा दूसरा बोला है कि फाइंड रेशियो ऑफ टाइम, फाइंड रेशियो ऑफ टाइम, दोनों के द्वारा टाइम यहाँ से यहाँ आने में और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम का रेशियो क्या है, ये अपना अगला क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो देखो आप जानते हैं एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर होता है कि नहीं होता। देखो दोनों में जो आपका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, रिलीज किया हम लोग इनिशियल से, कहाँ से रिलीज किए हैं, क्या गया इनिशियल से, ये दोनों को रिलीज किया गया दोस्तों। क्या 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 ये मैं पहले बोल चुका हूँ, मैं लिख भी दे रहा हूँ आपको। देखो तो डिस्टेंस से दोनों कितना ट्रेवल किया डी, ठीक है, डी बराबर कितना हो जाएगा हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से टी अगर निकालोगे तो कितना होगा 2d अपॉन ए का रूट। तो टाइम टेकन बाय अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे, क्या निकालोगे दोस्तों, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, तो कितना होगा 2d अपॉन इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन लिखो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2d, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना है, ये कितना है दोस्तों, ये तो ये ऊपर आ जाएगा me अपॉन ई कैपिटल ई। उसी तरह टाइम टेकन बाय प्रोटॉन कितना हो जाएगा दोस्त 2d अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2d मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन ई इंटू कैपिटल ए। होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो। तो दोनों का रेशियो निकाल लो, तो देखो रेशियो कितना, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू द टाइम टेकन बाय प्रोटॉन का रेशियो देखो कितना है, दोनों का रेशियो निकालोगे तो देखो सारा टर्म कट जाएगा ना, सारा टर्म्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बचेगा क्या ऊपर में मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज आंसर। अच्छा मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं 1837 के आसपास में होता है, तो कितना हो गया 1837 का रूट, दिस इज आंसर, दिस इज लगभग 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 मैं लिख रहा हूँ, दिस इज आवर आंसर। क्या ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है, क्या आप क्वेश्चन समझे थे, क्या बच्चों आप क्वेश्चन समझे थे, बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था दोस्तों, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया था, हाँ कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो, समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा मुझे मैसेज करो, डायरेक्ट डीएम करो, ठीक है, डीएम करो और मैं आपको समझाऊंगा ये सब जो प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये कुछ नहीं दोस्त, हम लोग बस मैकेनिक्स 11th का मिला के 12th से जोड़ करके अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। आपका पिछला भी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा इसको पढ़ने के बाद दोस्तों। तो प्लीज़ कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे डीएम करो, ठीक है। और यार चैनल को अभी लाइक करो यार, ठीक है, अभी लाइक कीजिए दोस्तों, आप लोग लाइक कर दो यार, या लाइक करो या डिसलाइक करो, बट रीजन बताया करो, अच्छा लगे तो लाइक करो, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करो यार, आपके पास दोनों ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। ये नहीं कि सर आप लाइक, एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर आप मुझे मतलब अच्छा लगता है कोई बच्चा अगर फीडबैक डालता है ना तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं मुझ में ये कमी है तो मुझे ये वाला चीज़ को कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। तो सो प्लीज़ आप लोगों से ये है रिक्वेस्ट है कि भाई पूरा वीडियो देखा करो थोरोली, ठीक है। अगर कुछ उसमें गड़बड़ लगे तो बताओ मुझे यार, ठीक है। इससे क्या होगा कि मुझ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा तो आफ्टर ऑल फ़ायदा तो मेरे स्टूडेंट्स का ही होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मान लो एक सिंपल पेंडुलम है, क्या दोस्त सिंपल पेंडुलम, क्या दोस्त सिंपल पेंडुलम जिसपे पेंडुलम चार्ज क्यू मास एम दिया हुआ है, लेंथ एल दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्त लेंथ एल। आपको क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से नीचे की तरफ, किस तरफ है आइडिया, नीचे की तरफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ कितना है दोस्त ई, चार्ज क्यू मास एम, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ कितना है ई, ठीक है। आप मतलब ये पूरा एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। आप हमको बस ये बताओ टाइम पीरियड क्या होगा, दिस इज क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं, हाँ कुछ है ही नहीं सर,
बोलो बोलो, चार्ज क्यू मास है, टाइम पीरियड बताना है आपको, टाइम पीरियड बताना है आपको। तो कैसे बताओगे दोस्तों? आप जानते हैं टाइम पीरियड अगर मान लो सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड होता, इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड कंसीडर करना है आप, ठीक है, इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड आपको कंसीडर करना है, पेंडुलम में तो ग्रेविटेशनल फील्ड कंसीडर करना है, क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, ठीक है, या इस तरह क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल फील्ड आपको कंसीडर करना ही रहता है। तो आप जानते हैं क्या होता है टाइम पीरियड, 2π√L/g होता है कि नहीं होता है दोस्तों? हाँ, कुछ है ही नहीं एक्चुअली। आप अच्छे से फॉर्मूला देखो तो ये L/g इफेक्टिव होता है, L/g इफेक्टिव होता है, समझे? तो देखो इस क्वेश्चन में जी इफेक्टिव निकालो, क्या निकालो? जी इफेक्टिव निकालोगे तो देखो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा ना, कितना लगेगा? QE। तो एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में एक और कौन सा एक्स्ट्रा एक्सेलेरेशन कितना आएगा? QE/m, मतलब एक्सेलेरेशन बराबर QE/m। तो जी इफेक्टिव कितना होगा इस क्वेश्चन में दोस्तों? जी इफेक्टिव हो गया आपका G + QE/m, है ना। तो टाइम पीरियड अगर निकालोगे तो न्यू टाइम पीरियड क्या होगा? ये वाला होगा 2π√L/g इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, कितना? G + QE/m। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्या था कि एक सिंपल पेंडुलम था, क्या था दोस्त? एक सिंपल पेंडुलम था, स्टार्टिंग में तो टाइम पीरियड ये होगा 2π√L/g। अब क्या बोला गया दोस्त? एक है ना इलेक्ट्रिक फील्ड को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया गया तो टाइम पीरियड चेंज होगा, क्योंकि जी चेंज हो जाता है। तो बस वो नया टाइम पीरियड कितना होगा, यही क्वेश्चन था। तो आपको नया टाइम पीरियड करने के लिए, निकालने के लिए क्या करना है? सब बस जी इफेक्टिव निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? जी इफेक्टिव। तो हम लोग जी इफेक्टिव निकाल लें, तो 2π√L/g इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कितना? G + QE/m। अच्छा एक बात सुनो, अगर इस पर निगेटिव चार्ज होता, क्या होता? निगेटिव चार्ज होता, -q चार्ज होता। तो देखो ये जो QE वाला जो फोर्स है वो ऊपर लगता है ना, तब जी इफेक्टिव क्या होता दोस्त? उस केस में जी इफेक्टिव कितना होता अगर ये नेगेटिव होता? G - QE/m, और इसका वैल्यू यहाँ पुट करते फिर, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में तो ये होगा। एक और इसी बात पे क्वेश्चन देख लो। एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, लेंथ ले लो, मास m, चार्ज q, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों कि इस तरह से रखा हुआ था, तो टाइम पीरियड कितना होता है? 2π√L/g ना होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या बोला क्वेश्चन में, क्या बोला दोस्त कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया गया, स्विच ऑन कर दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड को, E, ठीक है। तो बताओ नया टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड न्यू वाला कितना होगा? ये है क्वेश्चन आपका, क्या बता सकते हैं? हाँ यार बड़ा इजी है, कैसे बताएंगे? देखो नीचे क्या लग रहा है? G, और इस डायरेक्शन में कितना लगेगा दोस्त? फोर्स कितना है? QE, और एक्सेलरेशन कितना होगा? QE/m। यही तो हुआ ना एक्सेलरेशन, बोलो बोलो। तो जी इफेक्टिव जो नेट एक्सेलरेशन निकालोगे जी इफेक्टिव, वो कितना आएगा तुम्हारा? वो आएगा √G² + QE/m का स्क्वायर, है ना। तो आप जानते हैं टाइम पीरियड कितना होता है दोस्तों? 2π√L/g इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का वैल्यू ये है, कितना है? G² + QE/m का स्क्वायर का रूट। समझ गए? ये तय टाइम पीरियड होगा। क्या अच्छे से क्लियर है? ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है दोस्तों? ये हम लोग मैकेनिक्स से मिला के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। किससे मिला के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं? मैकेनिक्स से। बड़ा इजी है दोस्तों। तो याद रखना टाइम, सिंपल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? L/g इफेक्टिव, क्योंकि जी इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है। जी इलेक्ट्रिक फील्ड में जी नहीं होगा, G + समथिंग होगा, प्लस या माइनस जो भी हो। क्या मेरी बातें क्लियर है? उसी तरह एक और मैं आपसे बात कर लेता हूँ, वर्क पावर एनर्जी में आप लोग पढ़े थे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, उस पर बात करता हूँ। सुनो, आपको याद होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन? हाँ, कोई पार्टिकल मान लो यहाँ से कोई पार्टिकल इस तरह से हीट है, ठीक है, ठीक है, जिस पर चार्ज q है, मास m है, और यहाँ पे इसका स्पीड u है। कितना है दोस्त? u, ठीक है। आपको क्या बोला गया? सुनिएगा, आपको बोला गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोस्तों वो E है। कितना है दोस्त? E। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है दोस्तों? E। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ये पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं थोड़ा सा कर दिया हूँ, मतलब इसका मतलब ये है कि पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से लेकर हर तरफ। जैसे यहाँ पे मैं दिया हूँ तो इस पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है दोस्तों? E, चार्ज q, मास m। आपसे क्या बोला? अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो यहाँ मिनिमम u मिनिमम निकालते थे टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल।
अब बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ई नीचे की तरफ, ठीक है। अब आपसे पूछा फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ यू सो दैट टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आपको याद होगा कि हम लोग इसको पढ़े थे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट पे यू मिनिमम कितना होना चाहिए टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन दोस्तों, आपको याद होगा तो हम लोग पढ़े थे यू मिनिमम होता था √5r। r क्या होता था? रेडियस ऑफ, ये r रेडियस ऑफ सर्कल है, r5r g इफेक्टिव, याद है आपको? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करना है आपको? जी इफेक्टिव भी निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? जी इफेक्टिव। तो बताओ तो इस केस में जी इफेक्टिव कितना होगा? नीचे mg फोर्स लग रहा है और ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? सॉरी, नीचे mg फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगा? QE। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया दोस्तों? सॉरी, नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया? जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कितना हो गया दोस्तों? वो हो गया G प्लस QE अपॉन m, QE अपॉन m, जी इफेक्टिव प्लस QE अपॉन m। हुआ या नहीं हुआ? अरे जी इफेक्टिव यही हुआ ना। तो यू मिनिमम का वैल्यू कितना होना चाहिए इस केस में टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन? 5r इंटू जी प्लस QE अपॉन m। दिस इज आवर आंसर। क्या आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो रहा है? तो बताओ, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ, जरूर बताओ यार, मैं आपका दिक्कत को सॉल्व करूँ। देख लो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम है तो। आप ये मैकेनिक्स से रिलेटेड 11th क्लास में आप ये सब चीज़ को पढ़े थे, वहाँ से मैं रिलेट करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे को समझ नहीं आ रहा होगा जो 11th क्लास में ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। अगर वहाँ पे ध्यान नहीं दिए तो यहाँ पे मैं बता दिया हूँ आपको, ओके। तो इसमें बताओ टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन यू का वैल्यू, यू मिनिमम का वैल्यू कितना होना चाहिए था दोस्तों? √5r इंटू जी प्लस QE अपॉन m, QE अपॉन m। अच्छा, एक और क्वेश्चन लो, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन मैं आपको एक देता हूँ, रुक जाओ। याद आ गया दोस्तों, याद आ गया। अच्छा, ये होमवर्क में दे रहा हूँ, इजी क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। सपोज करो दो प्लेट है इस तरीके से, इन्फिनाइट प्लेट। कैसा है दोस्तों? इन्फिनाइट प्लेट। इस पर निगेटिव चार्ज है और इस पर क्या है दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज। क्या है दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज। और बीच का दूरी ले लो d, कितना ले लो? d। इसके मिड पॉइंट से, कहां से जी? मिड पॉइंट से। इसके मिड पॉइंट से दोस्तों एक प्रोटॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन को u स्पीड से, सेम स्पीड से फेंका गया, सेम स्पीड से फेंका गया, ठीक है। क्या मेरा क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को सेम स्पीड से फेंका गया। देखो, आप जानते हैं दो पैरेलल प्लेट के बीच में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट ना। बोलो, आप निकाले थे यार सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हर पॉइंट पे क्या वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता? नहीं, हर पॉइंट पे क्या होता है? कांस्टेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन की तरफ होगा तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, मतलब इधर से इधर होगा, इस तरीके से होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहले तो आप लोगों को ये बता दो कि इलेक्ट्रॉन का पाथ कौन सा होगा, प्रोटॉन का पाथ कौन सा होगा। मैं पाथ बना के आपको दिखा दे रहा हूं, आपको बताना है। पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? कौन इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा, कौन प्रोटॉन का पाथ होगा? तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। फाइंड पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का पाथ बनाना, 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, इस तरह से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें मैं ये पूछ रहा हूं, इस दोनों पार्टिकल में दोस्तों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ज्यादा डेविएट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? नहीं समझे? इसमें से एक ज्यादा भारी है, ठीक है। इसमें आपको कहीं पे ग्रेविटेशन का बात नहीं किया तो ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करना आपको, ठीक है। वैसे ग्रेविटी यहाँ पे कंसीडर, ग्रेविटी बहुत छोटा है यार, यहाँ पे ग्रेविटी क्या है? बहुत ही छोटा है दोस्त। जी का वैल्यू कितना होता है? 10 ना। यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका जो आता है वो लाखों में आता है, तो इसलिए माइटर हम लोग जी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा पार्टिकल है ना, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा ही फोर्स लगेगा। देखो, फोर्स बराबर क्या होता है? एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन मास।
अरे होता है कि नहीं होता है? मान लो इस पर आप 1 न्यूटन भी फोर्स लगा दिए, कितना लगा दिए? 1 न्यूटन फोर्स। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन सोचो कितना होता है, 10 पे पावर -24। तो सोचो एक्सेलरेशन कितना ज्यादा हो गया, और जी का वैल्यू कितना होता है? 10। कितना होता है? 10। तो इसलिए दोस्तों यहां पे हम लोग क्या कंसीडर नहीं कर रहे हैं? जी कंसीडर नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि जी बहुत ही लेसर होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उससे बहुत कम होगा जी का वैल्यू, इसलिए जी को आप कंसीडर मत करना, ठीक है। चलो, फाइंड द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अच्छा, आपको बताना विच वन ऑफ देम इज डेविएटेड मोर। क्या क्वेश्चन? विच वन ऑफ देम डेविएटेड मोर। क्या मेरी बातें क्लियर है? इसमें से कौन सा पार्टिकल ज्यादा डेविएट होगा? ठीक है, कौन सा पार्टिकल? एक्चुअली में क्या होगा ना दोस्तों, एक पार्टिकल थोड़ा सा कम डेविएट होगा इस तरह से। अब मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। जैसे आप बीच से फेंके ना, तो एक पार्टिकल तो ऐसे ही चला जाएगा, दूसरा पार्टिकल ऐसे जाएगा। मतलब देखो ज़्यादा डेविएट कौन हो रहा है? ये वाला पार्टिकल ज़्यादा, क्योंकि जो हल्का होगा, ठीक है। वो एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा, आपको ये बताना है विच वन ऑफ देम इज डेविएटेड मोर, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में डालोगे, ठीक है। 1 वर्ड आंसर है दोनों का, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ठीक है। 1 और 2 कमेंट जरूर करना। अभी पॉज करो और अभी आंसर निकालो और कमेंट करो, ठीक है। और वीडियो लेक्चर पूरा देखा करो यार। आप लोगों में बहुत सारे बच्चे का मतलब ये आ रहा है, सर बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या ज़्यादा हुआ यार, इतना स्लो तो पढ़ रहे हैं हम लोग आज, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे ही बात कर रहे हैं हम लोग, कि शायद आप लोग से क्वेश्चन नहीं हो रहा है। आप लोग में कुछ बच्चे थे जो शायद क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं दोस्त, ट्राई यार, ट्राई करते रहो, कोशिश करते रहो दोस्त, जितना हो सकता कीजिए, ठीक है यार। आएगा जरूर यार, एक दिन ना एक दिन जरूर आता है दोस्तों, यकीन मानो। यहाँ से हमेशा दोस्त है ना, पूरा एकदम स्ट्रांग रहो। क्वेश्चन नहीं बने ऐसा मतलब पूरा हार मत जाना, क्वेश्चन नहीं बने, अभी नहीं बना कोई बात है, थोड़ी देर बाद ट्राई करो, बट ट्राई करो यार। फिजिक्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बस तुम 1 महीना या 2 महीना दोस्त, 1 महीना से ज़्यादा अगर आप है ना फिजिक्स में एकदम इंटरेस्ट जगा के रखते हो, ज़बरदस्ती का भी ना, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक फिजिक्स में इंटरेस्ट आने लगता है, ठीक है। तो सो प्लीज बी एनर्जेटिक, समझे। चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लोग से बस मेरा ये है कि आप लोग कंजर्वेटिव फोर्स को थोड़ा सा एक बार देख लेना। वैसे मैं थोड़ा सा बेसिक आपको कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग का अगला टास्क क्या होगा कि आप लोग पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा देख लेना, ठीक है प्रो। और ऐसा बात नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया, अभी आगे और आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लेते हैं दोस्तों, और फिर हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को फाइंड आउट करेंगे। तो एक ही बार में वो दोनों हो जाएगा, नहीं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप अलग पढ़ोगे और पोटेंशियल को आप अलग पढ़ोगे, तो 2 काम है ना 2 बार करना पड़ेगा, एक ही काम को 2 बार करना पड़ेगा, मेरा मतलब है, ठीक है। तो सब प्लीज बी मोटिवेटेड दोस्तों, और अच्छे से नोट्स बनाइए आप लोग, और क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई बच्चा जो एससी वर्मा को सॉल्व कर रहा होगा, एससी वर्मा को सॉल्व करने के लिए सोच रहा होगा दोस्तों, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं एससी वर्मा का सॉल्यूशन फुल डालूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर जो अभी हो जाए में हूँ एक्चुअली, वो बस आप ही लोगों के लिए हो दोस्तों, ठीक है। और नहीं तो मैं भी घर चले जाता। नहीं, घर जाने का और भी रीज़न है कि घर जा नहीं सकता हूँ यार, शायद हर तरफ लॉकडाउन है, और जाऊँगा तो वो क्वारंटाइन कर देगा, ठीक है। ये भी रीज़न है, बट अगर यहाँ पर हूँ तो दोस्त आप लोगों के, ठीक है। तो सो प्लीज़ आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, बी मोटिवेटेड, फुल मोटिवेटेड रहिए। हमको एकदम 100% आप मोटिवेटेड देखना चाहिए दोस्तों, एनर्जेटिक देखना चाहिए आप लोग से। बच्चे लोग ग्रुप में बार बार मैसेज करते हैं, सर नहीं कर पा रहे यार। एक लेक्चर देखने में आपका 2 घंटा जाता होगा, नोट्स वोट्स सब चीज़ करने में, उसको एक बार फिर पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो 2.5 घंटा, मतलब आधा घंटा लगेगा, 2.5 घंटा, 1 घंटा प्रैक्टिस यार, 3 घंटा 3.5 घंटा में एक लेक्चर तो निपट जाता है यार। तो मान लो मैं पर डे आपको 1 लेक्चर देता हूँ, तो क्या तुम 2.5 से 3 घंटा नहीं दे सकते उस लेक्चर के लिए? नहीं निकाल सकते हो यार, ये तो अनफेयर हो गया ना। फिर मेडिकल कैसे निकालेंगे आप लोग? और आप लोग जिस स्पीड से पढ़ रहे हो तो फिजिक्स खत्म कब होगा आपका? और ये मत सोचिएगा दोस्तों कि मतलब आप लोग जब आओगे तो फिर से ये सब चीज़ पढ़ा जाएगा, ये सब गलतफहमी मत पालना, ठीक है। जो आपको ऑनलाइन पढ़ा दिया गया है उसको कंसीडर किया जाएगा कि आप लोग पढ़े हुए हैं। तो सो प्लीज़ अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से समझो, अच्छे से करो चीज़ को, ठीक है। आपके पास क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स का आपको 5 ही लेक्चर मिलेगा वीकली, ज़्यादा नहीं मिलेगा, 5 या 5 से 6, मैक्सिमम 6 हो सकता है,
या मिनिमम कभी 4 भी दे सकता हूँ मैं आपको। बट लेक्चर हो सकता है कि एक दिन मैं 2 लेक्चर अपलोड कर दूं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको दोनों लेक्चर उसी दिन देखना है दोस्त। एक लेक्चर उस दिन देखना है और एक लेक्चर उसके नेक्स्ट डे वाले दिन में देखना है। तो जो भी लेक्चर आप देखते हो, आज का अगर लेक्चर देख रहे हो तो पिछला सारा लेक्चर को कंप्लीट करके रखो और प्रॉब्लम से पूरा ध्यान दो दोस्त। अरे न्यूमेरिकल सॉल्व करो यार, कोई भी जो भी बुक है उस बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व करो। कोई एक ही बुक उठाना, 10 बुक मत उठा लेना। तुम एक बुक उठाओ और उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करो। अगर नहीं आता समझ में पूछिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए हमको, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो प्लीज लगे रहो एकदम, ठीक है। और बी एनर्जेटिक दोस्त। थैंक यू, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।